स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जल संसाधन। जल संसाधन चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, इसलिए पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं जल संसाधन को। सबसे पहले हम जल संसाधन का मतलब है कि जल हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है और हमें जल को खर्च नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें जल को किस तरह से सुरक्षित करना चाहिए और पहले किस तरह से सुरक्षित किया जाता था जल को। ठीक है, तो सारी विधियां हम पढ़ेंगे। ये सभी हम जल के संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। जल से किस प्रकार से कृषि की जाती थी और क्या तरीका था कृषि का, और किस प्रकार से हम जल को क्या करते थे, सुरक्षित रखते थे। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से जल संसाधन को समझ लेते हैं, फिर उसको हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए पहले फिगर के माध्यम से हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है जल संसाधन। तो देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, देखिए ये देखिए, सबसे पहले ये बच्चा आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ये बच्चा यहाँ से पानी को भर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है मतलब कि यहाँ पे ये जो बच्चा है ये सभी जगह पे, ठीक है, पानी पीने के लिए कहीं पे नहीं है, नल की व्यवस्था नहीं होती, तो यहाँ पे पहले इस तरह से लगा होता था और पानी यहाँ पे पूरा जो पानी बरसता था वो पानी भर जाता था और वहीं से ये पानी जो है ये भरा जाता था। तो इस प्रकार से पानी को भरा जाता था पहले। ठीक है, ये कोलकाता का ये फिगर दिखाया गया है। पहले इस तरह से जो पानी होता था वो इस तरह से ही बच्चा जो था वो भरते थे पानी पीने के लिए, और इसी तरह से पानी को क्या किया जाता था, मतलब पानी पीने की सुविधा की व्यवस्था थी। ठीक है, अगर यहीं पे हम दूसरे फिगर को देख लेते हैं तो दूसरा फिगर आपको दिख रहा है, ये देखिए दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये कश्मीर का फिगर है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे पूरे जगह क्या भरी रहती थी, बर्फ भरी रहती है। ठीक है, यहाँ पे एक विलेज है जहाँ पे क्या होता है, पानी की समस्या, क्योंकि हर जगह बर्फ ही बनी रहती है, पानी की समस्या, तो लोगों को दूर दूर से पानी ले जाना पड़ता है, दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए पानी की कितनी बड़ी समस्या कश्मीर में। ठीक है, अब देख लीजिए हम अगली चित्र पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। ठीक है, जो इजराइल देश है वहां पर जल का कोई अभाव नहीं है, और दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। बात कर रहा है इजराइल देश की, केवल वहां पे 25 सेंटीमीटर ही वार्षिक वर्षा होती है, फिर भी वहां पे कोई जल की कमी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो 114 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है, लेकिन फिर भी हमारे जो देश है वो किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। ऐसा क्यों? देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही ऐसा होता है। वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। यही मूल कारण है कि देश में जो है जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से जल की कमी होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जल का संरक्षण नहीं करते हैं और पानी वेस्ट करते हैं। वो सारा पानी कहाँ चला जाता है, समुद्र में। देख लीजिए ये फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए पानी की कितनी कमी होती है, इतनी पूरी देख लीजिए कितनी लाइन लंबी लगी रहती थी। ये देख लीजिए इसी तरह से कहीं कहीं अभी भी है, लाइन लंबी लगी रहती, केवल एक टंकी आपको दिखाई पड़ रही रखे हुए। देख लीजिए यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है, ये टंकी रखी हुई है यहाँ पे। अब देख लीजिए टंकी रखी हुई है और ये सब लोग यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, दिखाई पड़ रहा है। देखिए घड़े रखे हुए हैं और लंबी कतार लगे हुए हैं, मतलब कितना टाइम लगता होगा पानी भरने में, है ना। तो देखिए कितनी बड़ी समस्या होती है हमारे देश में। ठीक है, तो ये किस कारण है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वर्षा के जो जल का है वो संग्रहण नहीं करते हैं और पानी को बर्बाद भी करते हैं। चलिए आगे फिगर देखते हैं। देखिए ये फिगर है जो पानी की समस्या के कारण ही ये जो फिगर है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बांध बनाया गया था। ठीक है, अब देख लीजिए मतलब पानी
तो था वहाँ पे ये बांध बनाया गया था जो है हीराकुंड बांध, जो किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो हीराकुंड जो हमारा बांध है, ठीक है, ये किस नदी पर, तो ये उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है हमारा, उड़ीसा में है। अब देख लीजिए ये हीराकुंड बांध क्यों बनाया गया है, ठीक है, तो ये हीराकुंड आपको दिखाई पड़ रहा है बांध, ठीक है, ये इसलिए बनाया गया है जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रही है होगी पानी की अधिकता, दिख रही है ना पानी की अधिकता, तो पानी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये बांध बनाया गया है। आगे देखते हैं, अगला फिगर देखते हैं। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये फिगर है भारत का, ठीक है, हमारा भारत, जहाँ पे मुख्य नदियाँ दर्शाई गई हैं और क्या दिखाई गई हैं, बांध। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे पहली नदी आपको दिख रही होगी सिंधु नदी। ये सिंधु नदी पाकिस्तान के हिस्से में भी पड़ती है। यहाँ पे झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी। अब देख लीजिए भाखड़ा नादल जो बांध है ये भी कहाँ पे है, यहीं पे है। और किस नदी पर स्थित है, तो ये किस नदी पर, सतलज नदी पर स्थित है। अब यहीं पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कई परियोजनाएं भी हैं। ये देख लीजिए जैसे ये टिहरी बांध है, यहीं पे ये नरोरा है हमारा, ये यमुना नदी है, यहीं पे गंगा नदी है, यहाँ पे ये शारदा नहर है, चंबल नदी है, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, तो ये ताप्ती नदी है। अब देख लीजिए जो हीराकुंड बांध है वो कहाँ पे है, तो हीराकुंड बांध हमारा कहाँ पे, महानदी पर है। ठीक है, और यहीं पे भाखड़ा नागल बांध की बात करते हैं तो भाखड़ा नागल जो बांध है वो कहाँ है, सतलज नदी पर। और यहीं पे अगर हीराकुंड जो पीछे हमारा बांध आया था ये कहाँ पे, ये उड़ीसा में तो है, लेकिन किस नदी पर है, तो ये महानदी में है। किस नदी में है, महानदी में। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। ठीक है, चलिए आगे ये फिगर आपको दिख रहा है, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न जो देश हैं वो दिखाए गए हैं। नेपाल दिखाया गया, भूटान दिखाया गया, बांग्लादेश दिखाया गया। नेपाल भारत के इस तरफ स्थित है, ये देख लीजिए यहाँ पे ये पाकिस्तान, ये भूटान दिखाई पड़ रहा है, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार दिखाई पड़ रहा है, और ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, इस तरह से है पूरा हमारा भारत। और यहाँ पे लक्षद्वीप भी देखिए, भारत का जो शहर है यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए नीचे की तरफ ये श्रीलंका बसा हुआ है। तो इसमें जो हमारा भारत है इसमें तरह तरह की जो नदियां हैं वो दिखाई पड़ रही हैं, और जहाँ नदियों के बगल में कुछ बांध भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए सारे बांध भी लिखे हुए हैं और नदियां सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कई नदियां दिखाई पड़ रही हैं, कई बांध भी दिखाई दे, गोदावरी नदी है, ये ताप्ती नदी है, ये सरदार सरोवर नदी, ये नर्मदा नदी, और ये नागार्जुन सागर, और ये तुंगभद्रा नदी, ये तुंगभद्रा। ठीक है, यहाँ कृष्णा नदी, ये कोयना नदी हो गई, और इन्हीं पर बांध भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो सारे बांध हमें कभी कभी पूछा जाता है कि ये बांध कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो उस तरह से हमें बांध और ये मतलब इसका जो भारत का नक्शा है ये बनाना भी आना चाहिए और इसे तैयार भी करना है। ठीक है, तो चलिए ये भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा सभी को बनाना है, तो आप लोग इसे देखकर बना सकते हो। ये भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा आपके पास होगा भी, बुक होगी, आप उससे बना के देखिएगा। भारत का नक्शा सभी को बनाना आना चाहिए और कौन कहाँ पे स्थित है ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे एक फिगर की बात कर लेते हैं। ये देखिए फिगर है, ये पानी की कमी से मतलब पानी के बचाव से संबंधित फिगर है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको, लिखा हुआ है आर यू ए वाटर हार्वेस्टर दिस मानसून ज्वाइन अस इन कंटिन्यूइंग द रेन ड्रॉप। देखिए यहाँ पे आपको छाता जो है वो उल्टा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना उल्टा। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, छाता को उल्टा किए हुए हैं और वर्षा जो हो रही है वो हो रही है और छाते के अंदर वो पानी भर रहा है। ये जो पानी को है ये क्या कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, उसको वेस्ट ना करके उसको क्या कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको भी पानी क्या करना चाहिए, पानी को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि भविष्य में क्या हो, पानी की कमी ना हो। आगे की बात करते हैं, तो ये फिगर आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए वर्षा का जल होता है तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है हैंड पंप के माध्यम से पुनर्भरण। ये पानी नीचे जाता है और फिर हम क्या करते हैं, इस पानी को किसके माध्यम से भरते हैं, तो हम इस पानी को भरते हैं हैंड पंप के माध्यम से। यही पानी जो वर्षा का जल ही होता है ये नीचे जाता है और नीचे जब जाता है
तो हम इसी जल को क्या करते हैं, जो हैंड पंप के माध्यम से निकालते हैं। तो इस तरह से जो होता है पानी का पुनर्भरण किया जाता है। अगले फिगर की बात करें तो ये फिगर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनः भरण। ठीक है, एक कुआं जो बेकार होता है, पड़ा होता है, तो जैसे छत या वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, छत में देखिए पानी होता है, छत में भर जाता है, उसका संग्रहण कर लिया जाता है इसी में। ठीक है, इसी कुएं में। और जो छत का वर्षा का जल होता है इस कुएं में संग्रहण पूरे पानी को कर लिया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके जो छत का वर्षा जल होता है वो एकत्रित कर लिया जाता है। पीवीसी पाइप लगा देते हैं और वहां से छत का जो जल होता है वो एकत्रित करके यहाँ पे कुएं में भेज देते हैं। आगे रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है। तो रेत और ईंटे का प्रयोग करके हम जल को छानते हैं और भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज के अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। इस पानी को जल कुएं में भी भर लिया जाता है। ठीक है, कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। ठीक है, जो कुएं में अगर हम जल भेजते हैं तो ये क्या करता है, जो नीचे पानी होता है, भूमिगत जल होता है, उसका क्या करने लगता है, पुनः भरण करने लगता है। ठीक है, बाद में इस जल का उपयोग भी किया जाता है। बाद में हम क्या करते हैं, इसी जल का उपयोग करते हैं। आगे अगर बात करें तो ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये गाँव का फिगर है, मतलब गाँव के लोगों ने ये फिगर, मतलब गाँव के लोगों का ही है, मतलब गांव के आवास का है। देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चारों तरफ कुछ लगा हुआ और ये गड्ढा खुदा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे पानी भरा दिख रहा है। ये एक कुल था पहले, वर्तुल ग्रामीण तालाब। ठीक है, तो ये एक तालाब है जहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब ये किस गांव का फिगर है, तो ये गांव का फिगर है काजा गांव का चित्र। ठीक है, जिससे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये किस विधि की बात करता है, तो वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधि का। यहाँ पे तालाब, अब देखिए आपने हर जगह देखे भी हैं, सबके गांव में बने हुए तालाब। तो ये तालाब में पानी इसी तरह से भरा रहता है और जब हमें जरूरत होती है तो हम इस पानी से क्या करते हैं, खेती की सिंचाई भी कर लेते हैं और जहाँ पे जरूरत होती है अगल बगल तो इससे पानी भर के ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है तालाब में पानी इकट्ठा किया जाता है और ये पानी हमारे लिए क्या होता है, उपयोग जब हमें काम पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है तो हम इस पानी का उपयोग भी करते हैं। तो ये आपको दिखाया गया है कि इस तरह से जो पानी का है, वर्षा का जल है, वो क्या संग्रहित कर लिया जाता है। जगह जगह पर हर जगह बनाए जाते हैं। चलिए आगे की बात करें, अगले फिगर की अगर हम बात करें तो अगला फिगर हमारा कौन सा होगा, तो देखिए ये फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देख लीजिए फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये एक घर, मतलब एक शहर और ग्रामों दोनों में प्रचलित था ये जो आपको दिख रहा है, छत जल संग्रहण। ठीक है, ये कहाँ का फिगर है, तो देखिए ये छत में एक लंबी, ये देख लीजिए दिखाई पड़ रहा है ऊपर पूरा फिगर, ये छत है ऊपर बनी हुई है। यहाँ छत में एक पाइप लगा दिखाई पड़ रहा है, छत में पाइप लगा, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से ये पाइप लगा हुआ है, ये पाइप, और इस पाइप के माध्यम से जो छत का पानी है वो यहाँ पे डाला जा रहा है, इकट्ठा किया जाएगा। तो देख लीजिए नीचे लिखा भी है, ये जो चित्र है ये थार का है, राजस्थान का है। ये छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता था, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते थे, पाइप द्वारा भूमिगत टाका के अंदर ले जाते थे। ठीक है, भूमि में एक गोल छिद्र बना लेते थे और उस नल के पाइप जो हमने लगाया उसे वहां पे ले जाते थे, जो मुख्य घर या आंगन में बना होता था। जैसे कि ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टाका में चला जाता है। देख लीजिए फिगर, फिर से देख लीजिए, आपको दिख रहा है ये फिगर। ठीक है, ये पड़ोसी की छत है, यहाँ से छत से ये पाइप लगा हुआ है, ये यहाँ पे एक छेद है, इसके माध्यम से जो है ये इकट्ठा कर रहा है अपने घर में। ठीक है,
तो अपने घर में घर के आंगन में या कोई गड्ढा बना लिया जाता है, उसी में पानी को एकत्र कर लिया जाता है। चलिए अगले फिगर की अगर बात करें तो अगला फिगर नहीं है, अगली है हमारी थोड़ी सी, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि पहले सिंचाई कैसे की जाती थी। तो पहले बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित थी। कौन सी सिंचाई प्रणाली थी पहले? तो बांस ड्रिप सिंचाई। अब ये क्या होती, ये कहाँ पे होती थी? तो ये एक मेघालय हमारा राज्य है, तो ये मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 मीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधों पर छोड़ दिया जाता है। इसे ही कहते हैं बांस ड्रिप सिंचाई। अब इसका हम फिगर भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है बांस ड्रिप सिंचाई का फिगर, आपको दिखाई पड़ रहा है, ये बांस है, ठीक है। इस माध्यम से क्या किया जाता था, सिंचाई पहले की जाती थी, ठीक है, बूंद बूंद करके पानी टिपकाया जाता था, ठीक है। तो ये है बांस ड्रिप सिंचाई जो मेघालय में प्रचलित थी, ठीक है। इस माध्यम से ही सिंचाई की जाती थी पहले। चलिए तो आगे अब हम अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। यहाँ तक हमने सब कुछ पढ़ लिया, क्या था, किस तरह की पानी की समस्या थी और क्या क्या विधियां प्रचलित थी पानी को बचाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, ये फिगर आपको केवल समझाने के लिए बताए गए हैं, ठीक है। ये फिगर आपको अपनी कॉपी पे नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं इसी से संबंधित कुछ, क्योंकि चैप्टर छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कुछ अब हम क्वेश्चन करवा लेते हैं, करते हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है हमारा, ठीक है। पहला प्रश्न है, हमने अभी सब पढ़ा कि किस तरह से जल को हमें करना चाहिए। अब हम उसी के बारे में क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला ही प्रश्न है हमारा कि जल के कुशल प्रबंधन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब हम किस प्रकार से जल का प्रबंधन कर सकते हैं, कुशल प्रबंधन, और इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देख लीजिए, पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। जल का अगर हमें कुशल प्रबंधन करना है तो उसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान में रखना चाहिए। पहला, जन जागरण पैदा करना और जल के संरक्षण और उसके कुशल प्रबंधन से संबंधित सभी क्रियाकलापों में लोगों को शामिल करना। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जन जागरण को पैदा करते हैं। और जन जागरण जब हम पैदा करें मतलब लोगों को समझाएंगे और किस तरह से जल का संरक्षण करें और उसका किस तरह से कुशल प्रबंधन करें, इसमें सभी लोगों को हम लोग क्या करेंगे, इन क्रियाकलापों में शामिल भी करें। दूसरी बात कि बागवानी, वाहनों की धुलाई, शौचालयों तथा अन्य कार्यों में क्या करना चाहिए, कुओं को बचाना चाहिए। किससे बचाना चाहिए, सूखने से, ठीक है। और आजकल ज्यादातर जो कुएं हो रहे हैं वो सूख रहे हैं, ठीक है, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है, उनकी निगरानी रखना चाहिए। दूसरा मतलब पांचवा कारण क्या है यहाँ पे, तो देखते हैं जलाशयों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। जिस तरह से हमारे यहाँ तालाब बने हुए हैं, नदियां हैं हमारे यहाँ, ठीक है, नहर है, उनको हमको प्रदूषण से बचाना चाहिए। हम उनकी निगरानी रखें कि वो पानी क्या हो, गंदा ना हो। एक बार प्रदूषित होने पर जलाशय वर्षों बाद पुनः उपयोगी हो पाते हैं। अगर एक बार जलाशय क्या हो गया, दूषित हो गया, तो वर्षों लग जाते हैं उसको क्या, शुद्ध होने में, स्वच्छ होने में, ठीक है। तो इसलिए हमें इसकी भी निगरानी रखनी चाहिए। तो ये हमें कुछ कुशल प्रबंधन करना चाहिए जिससे क्या हो, हमारा जो जल हो वो सुरक्षित रहे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। मतलब इस तरह से हमें व्याख्या इसमें करनी है जल के बारे में कि किस तरह से अब जल जो बन गया है हमारा एक नवीकरण योग्य संसाधन बन गया है, उसके बारे में व्याख्या करनी है। तो देखिए आंसर देखते हैं।
जो हमें बताया कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। सभी को पता है कि हमारा जो 3/4 भाग है वो किससे ढका हुआ है, तो जल से ढका हुआ है। परंतु इसमें से प्रयोग में लाने योग्य जो लवणीय जल का अनुपात है वो बहुत कम है, क्योंकि जल के कुल आयतन का 96.5% ही, ठीक है, भाग महासागरों में पाया जाता है, जो कि क्या होता है, लवणीय होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो देखिए दूसरा खा नंबर हमारा है लगभग 2.5%। ठीक है, जो जल है हमारे यहाँ वो कैसा है, अलवणीय है, मतलब उसमें लवण नहीं है, खारा नहीं है। लवण मतलब खारा। ठीक है, तो देखिए यह मतलब हमारे जो देश में है वो 2.5% जल ही अलवणीय है। यह अलवणीय जल सतही अफवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनः निर्माण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। अगले अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पे तीसरे नंबर की बात करें, गा नंबर की, तो सारा जल क्या होता है, जलीय चक्र में गतिशील रहने के कारण नवीकरण योग्य संसाधन है। तो इस तरह से इसे क्या माना गया है, एक नवीकरण योग्य संसाधन माना गया है, क्योंकि जो सारा जल होता है वो जलीय चक्र में गतिशील रहता है, मतलब लगातार चलने वाला होता है। तो इसीलिए इसे क्या माना गया है, एक नवीकरण योग्य संसाधन माना गया है। अगर यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जल दुर्बलता क्या है, मतलब किस प्रकार से जो ये वर्ड यूज हुआ है दुर्बलता। ठीक है, तो मतलब जल दुर्बलता है क्या और इसके मुख्य कारण हैं क्या, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे अगर पहला जो कारण लेते हैं तो जल दुर्बलता से अभिप्राय मनुष्य द्वारा प्रयोग करने के लिए जल की कमी का होना है, इसे ही बोला गया है जल दुर्बलता। देखिए मनुष्यों को जो जल की कहीं कहीं पे है, हमारे देश में इतनी ज़्यादा कमी है किसके, पानी की, कि उनको क्या करते हैं, अपने कपड़े भी वो सही से धो नहीं पाती हैं, तब पानी की समस्या के कारण, और उन्हें कुछ दिन कपड़े पहन के फेंकने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये है जल की कमी। ठीक है, तो इसे ही जल दुर्बलता कहा जाता है। ठीक है, दूसरे अगर पॉइंट की बात करें, खा नंबर जो है कि यह कमी मात्रात्मक हो सकती है या खराब गुणवत्ता के आधार पर भी हो सकती है, मतलब जल खराब है जहाँ का, इस कारण भी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जल की कमी है, मतलब खारा पानी आता है। और ये भी कर सकते हैं कि कहीं पे इसकी मात्रा भी कम हो सकती है, दोनों कारण हो सकते हैं कि मात्रा भी कम हो सकती है और वहाँ पे हो सकता है कि खराब गुणवत्ता के कारण ऐसा कहा गया है कि पानी की कमी, मतलब पानी खारा होगा, वहाँ पे लवणीय होगा, इस कारण से भी बोला जाता है कि पानी की कमी है। ठीक है, इस आधार पर भी हो सकती है। जब जल उपलब्ध तो होता है परंतु प्रदूषण के कारण, कहीं कहीं पे तो प्रदूषण होता है बहुत ज्यादा, इस कारण उसे मानव क्या करते हैं, उपयोग नहीं करते, तो ये समस्या भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मानव के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, मानव के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, जो गंदा पानी होता है, प्रदूषण होता है। तो देखिए आगे हम बात करें तो जल की दुर्बलता, ठीक है, दुर्बलता या दुर्लभता, ठीक है, यहाँ पे दुर्लभता लिखी हुई है। तो जल की दुर्लभता के निम्नलिखित कारण है, कितने कारण हैं उनको हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कारण है आखिरकार जल की दुर्लभता के। तो देखिए यहाँ पे पहला जो कारण है वो है औद्योगिकीकरण का तीव्र गति से प्रसार। दूसरा कारण है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उद्योगों की स्थापना से अलवणीय जल संसाधनों का प्रयोग बढ़ा है। और तीसरा कारण है उद्योगों की ऊर्जा की आवश्यकता जल विद्युत द्वारा पूरी की जाती है, जिसके उत्पादन में काफी खर्च भी होता है। ये तीसरा कारण है, मतलब ये भी हो रहा है कि आजकल जो है औद्योगिकीकरण ज्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है, इस कारण भी जल की समस्या बढ़ रही है। दूसरा कारण कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो उद्योगों की स्थापना कर रही हैं, जहां पे अलवणीय जल संसाधनों का प्रयोग क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, इस कारण भी जल की समस्या हो रही है। और तीसरा कारण यहीं पे बताया गया है कि जो हमारी बिजली आती है,
ऊर्जा आती है वो कहीं कहीं पे जल विद्युत द्वारा ही उत्पन्न की जाए, मतलब जल के द्वारा ही विद्युत वहाँ पे उत्पन्न की जाती है, बिजली उत्पन्न की जाती है। तो उसमें भी काफ़ी जल खर्च हो रहा है, इस कारण भी हम बोल सकते हैं कि जल दुर्बलता आ रही है। आगे अब अगले क्वेश्चन पे हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे एंड होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट, हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। ठीक है, मतलब क्या हमें लाभ हुए हैं, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं चलाई गई हैं उनसे हमें क्या लाभ हुए हैं और क्या हानि हुई, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ को पढ़ लेते हैं और फिर हानियों को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लाभ पढ़ते हैं। देखिए, पहला जो लाभ हुआ है हमें, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से अगर वो लग गई हैं तो हमें क्या लाभ हुआ है, तो हमें लाभ ये हुआ है कि बहुउद्देशीय परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आता है। ठीक है, ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बन गई हैं ये जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती हैं। इस प्रकार की परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण भी करती है। क्या करती हैं इस प्रकार की परियोजनाएं, तो बाढ़ नियंत्रण भी करती हैं। ठीक है, ये परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। ठीक है, तो ये परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल का प्रबंध करती हैं जहां जल की कमी होती है। और चौथा क्या है कि यह मृदा अपरदन को भी रोकती हैं। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ये क्या करती हैं, मृदा अपरदन को रोकती हैं। और इन परियोजनाओं से पेयजल की भी क्षतिपूर्ति होती है। ठीक है, और अगर अगला देखें पॉइंट, तो इनसे मत्स्य पालन को भी बढ़ावा मिलता है। मतलब मछली पालने के लिए भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो उपयोगी होती हैं। तो देखिए इनसे कितने लाभ हैं। अब हम हानियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हानियां चेक कर लेते हैं। कि अब हानियां भी पढ़ लेते हैं, हानियां भी कुछ कम नहीं है। देखिए पहली हानि क्या है, तो पहली हानि है हमारी कि इन परियोजनाओं से बहुत अधिक संख्या में लोगों का विस्थापन होता है। दूसरा, बांध द्वारा नदियों को टुकड़ों में बांटने से जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो नदियों पर बांध बनाने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। इन परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो मतलब ये भी हानि है। ठीक है, चलिए इतनी सारी हानियां, अगली हानि को पढ़ लेते हैं। देखिए इनके कारण जलाशयों में तलछट जमा होने से यह मैदानों तक नहीं पहुंचती है। यह एक प्राकृतिक उर्वरक है और इसके बाढ़ के मैदानों तक न पहुंचने से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अगले अगर पॉइंट की बात करें तो ये जो होती है इससे क्या होता है, तो इन परियोजनाओं द्वारा सिंचाई की सुविधा से फसल प्रारूप में बदलाव आने से मृदाओं का भी क्या हो रहा है, लवणीकरण हो जाता है। ये मतलब हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जो मेन हमारी कुछ हानियां भी थी, तो मतलब लाभ भी थे तो हानियां भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित जो प्रश्न है उनको 120 शब्दों में कीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। अभी हमने फिगर में दिखाया था राजस्थान का मतलब चित्र, किस तरह से वहां पे वर्षा जल संग्रहण किया गया था, थार का फिगर था, दिखाया गया था। तो वही यहाँ से आपको क्वेश्चन में पूछा है कि किस तरह से वो लोग करते थे संग्रहण। तो देखिए जो हमने फिगर में दिखाया था बस वही लिखना है। चलिए देख लेते हैं, भाषा थ्योरी भी देख लेते हैं। तो थ्योरी देख लेते हैं कि पहली थ्योरी में हमारी है कि परंपरागत वर्षा जल जो है संग्रहण का पहला जो है किस तरह से संग्रहण करते हैं उसकी पहली लाइन। तो देखिए आधुनिक काल में जो जल संरक्षण एवं भंडारण की जो उपयोग की जाती हैं
विधि उनके बारे में। तो देखिए पहली विधि यहाँ पे क्या थी कि जो राजस्थान का जैसलमेर जिला था, ठीक है, जो राजस्थान का क्या था, जैसलमेर जिला था, वो जिले में एक खादीन नाम का कोई गांव होगा, ठीक है, तो खादीन नाम का गांव था और अन्य क्षेत्र का नाम था जोहड़, ठीक है। यहाँ पे वर्षा जल संग्रहित किया जाता था। इन दोनों गांवों में क्या किया जाता था, वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था, ठीक है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण भूमिगत टैंक या टांका के माध्यम से किया जाता था। अभी हमने देखा था भूमिगत टैंक या टांका के माध्यम से किया जाता था। मेघालय की अगर राजधानी शिलांग में बात करें तो अभी मेघालय में भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो छत जल वर्षा जल संग्रहण प्रचलित था, इस शहर के यहाँ पे लगभग प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण करने की व्यवस्था थी। वहीं पे अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गांव था एक गंजसूर, यहाँ पे भी इस जल संग्रहण व्यवस्था का प्रयोग किया गया था। अगर यहीं पे मेघालय की बात करें तो ये भी हमने फिगर में भी पढ़ा था और थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ा था, देखा था। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता था मेघालय में, ठीक है, सिंचाई के लिए। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, तमिलनाडु में भी जो छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है, यहाँ पर भी क्या किया गया था कि छत में वर्षा का जो जल था उसका संग्रहण किया जाता था, बल्कि यहाँ इसका प्रयोग अनिवार्य भी कर दिया गया था। तो इस तरह से जो हमारा उपयोग किया गया था राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में। उसके अलावा भी यहाँ पे आपको बताया गया कि मेघालय में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में किस प्रकार से उपयोग किया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम, तो आगे अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जल विकास संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जल विकास रिपोर्ट 2003 में जल के विषय में दिए गए आंकड़ों को संक्षेप में समझाना है, ठीक है। तो चलिए हम संक्षेप में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो विश्व जल विकास रिपोर्ट दी गई थी वो जो 2003 में दी गई थी, उसके विषय में कुछ आंकड़े जो है वो प्रस्तुत किए गए थे। उन्हीं आंकड़ों को हमें इसमें पढ़ना है। तो चलिए पहला आंकड़ा देखते हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग केवल कहाँ पे पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता था। ये आंकड़ा जो दिया गया था ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया था और केवल 2.5% अलवणीय जल है जिसे हम लोग पीते हैं, ठीक है। अगली बात करें तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका में पाया गया और ग्रीनलैंड में और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया गया, ठीक है। जहाँ पे बर्फ की जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वो बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में होता है, जबकि 30% से थोड़ा सा कम, ठीक है, 30% से थोड़ा सा कम भौम जल के जलभृत के रूप में होता है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट की बात करें तो भारत जो है वो विश्व की वृष्टि का, ठीक है, वृष्टि मीन आपको पता होगा, ठीक है, वृष्टि मीन क्या होता है, वृष्टि मीन मतलब कि जो वर्षा होती है, ठीक है, उसी जो वर्षा का जल होता है, ठीक है, तो किस प्रकार से ये वृष्टि होती है, मतलब वर्षा होता है, मतलब वर्षा होती है, उसमें से इसका कितना हिस्सा जो है होता है, ठीक है। तो जो भारत है वो विश्व की वृष्टि का मतलब जितना पानी होता है और जितना सूखा पड़ता है, ठीक है, वहां पे ये केवल 4% हिस्सा केवल प्राप्त करता है भारत वृष्टि में, ठीक है। तो सूखे की बात की गई है, ठीक है। और
प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जो जल उपलब्धता होती है उसके संदर्भ में विश्व में इसका कौन सा स्थान है? तो इसका जो स्थान है वो 133वां स्थान है। ठीक है, हमारे भारत का वृष्टि में जो है वो 4% हिस्सा प्राप्त करता है हमारा भारत, और प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान भी है। आगे बात करें तो भारत में कुल नवीकरण योग्य जो जल संसाधन है उनकी अगर हम बात करें तो वो 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। ठीक है, अगर यहीं पे 5वें नंबर में बात करेंगे तो भविष्यवाणी है कि वर्ष 2025 तक जो भारत का एक प्रतिवर्ष भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। ठीक है, क्या करेगा? बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी को महसूस करेगा। तो देखिए ये भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई है? तो ये भविष्यवाणी की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कि जब सन आएगा 2025, ठीक है, 2025 में हमारा जो भारत होगा वो जल की कमी से घिरा होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कमी हमारे भारत में जल की हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए 2025 में देखा जाएगा कि किस तरह की कमी आती है, इसलिए पहले से ही कमी ना होने दें, पानी को क्या करें? बचा कर रखें। ठीक है, चलिए, और ये आंकड़ा कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2003 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, देखिए ये हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा है कि भारत में अनुमानित कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन कितना है? तो अगर कुल नवीकरण योग्य संसाधन जल संसाधन की बात करें तो ये अभी हमने पढ़ा था कितना, तो पीछे भी हमने पढ़ा था कि 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित रूप से है ये आंकड़ा। ठीक है, नवीकरण योग्य जल संसाधन का। आगे दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बांध निर्माण के कुछ उद्देश्यों को लिखिए। ठीक है, बांध निर्माण के कुछ उद्देश्यों को लिखिए। बांध निर्माण के कुछ उद्देश्य इस प्रकार से हैं, जैसे विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और मछली पालन। ठीक है, ये सारे उद्देश्य हैं किसके? बांध निर्माण के। आगे अगर बात करें तो किसी एक अंतर्राज्यीय विवाद का उल्लेख कीजिए जो नदी परियोजना का परिणाम है। तो देखिए ये है कृष्णा गोदावरी विवाद। ये क्या है? कृष्णा गोदावरी विवाद। ठीक है, इसी पर अंतर्राज्यीय विवाद था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। अगला है नलकूपों द्वारा सिंचाई के कुछ दुष्परिणामों को लिखिए। नलकूपों द्वारा सिंचाई के कुछ दुष्परिणाम इस प्रकार हैं। पहला दुष्परिणाम क्या है उसके बारे में चर्चा। तो देखिए क्या दुष्परिणाम है। दुष्परिणाम भूमि जल स्तर गिरना, ये भी दुष्परिणाम है। ठीक है, भूमि जल स्तर गिरना, भोजन सुरक्षा को खतरा होना, पेयजल उपलब्धता की कमी आदि। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो जल संरक्षण के लिए चलाए गए किसी एक सामाजिक आंदोलन का नाम लिखिए। तो जल संरक्षण के लिए चलाए गए एक जो सामाजिक आंदोलन था वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर है? तो वो है नर्मदा नदी पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत में किन साधनों का उपयोग सिंचाई में किया जाता है। तो भारत में कुओं, नहरों और तालाबों का उपयोग सिंचाई में किया जाता है। ठीक है, किसका किसका उपयोग किया जाता है? कुओं, नहरों और तालाबों का उपयोग सिंचाई में
किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्राकृतिक जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो प्राकृतिक जल का सर्वाधिक जो शुद्ध रूप बताया गया है वो वर्षा जल या पालर पानी को बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन है परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की किन पद्धतियों को आधुनिक समय में अपनाकर जल दुर्लभता की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। ये लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो पहला टॉपिक कौन सा होगा कि हम अगर छत वर्षा जल संग्रहण करें तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा गुल या कुल का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा बाढ़ जल वाहिकाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा गड्ढे बनाकर भी इसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं। खादीन में जैसा किया गया था, ये गांव था एक तरह से, तो वहां पे जैसा किया गया था, जो उपयोग किया गया था टाँका वाली भी, उसको प्रयोग कर सकते हैं। टैंक अथवा टाँका का प्रयोग कर सकते हैं। और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का भी उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? जल की कमी को पूरा कर सकते हैं और उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा है? और बांधों से होने वाले लाभों की सूची बनाई है। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर इसलिए बोला है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, ठीक है, हम बता रहे हैं इसको। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बोला था क्योंकि जो बांध है वो क्या करते हैं? जल की कमी के कारण बनाए गए थे। और लोगों के द्वारा बांधों के द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है, लोगों के द्वारा वो जो उपयोग लोग कर रहे हैं और उनको जो जल की कमी थी उसे वो पूरा किया जा रहा है बांधों के द्वारा। और सारी सुविधाएं उन्हें बांध के कारण मिल रही हैं। तो इसलिए वो एक आधुनिक भारत का उसे मंदिर से ज़्यादा नहीं, मतलब मंदिर समझते हैं, क्योंकि भगवान से ही तो होता है, जो भगवान कर रहे हैं वही ये बांध कार्य करता है लोगों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने आधुनिक भारत के जो बांध हैं उसे एक मंदिर की संज्ञा दी है। क्योंकि ये लोग इसी से जल अगर उन्हें ना मिले तो लोगों को कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, बेचारे जल के कारण क्या करेंगे? लोग मर जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण फैलेगा अगर पानी नहीं मिला तो। ठीक है, तो वो इतनी सारी कमियों को दूर करते हैं बांध, और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने उसे क्या किया था? मंदिर की संज्ञा दी थी। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके लाभ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए लाभ क्या था। पहले लाभ की बात करें तो पहला लाभ था सिंचाई। ठीक है, दूसरा विद्युत उत्पादन, तीसरा घरेलू या औद्योगिक आवश्यकता हेतु जल आपूर्ति, चौथा बाढ़ नियंत्रण, और पांचवा मनोरंजन द्वारा तथा पर्यटन, और छठवां मत्स्य पालन। ठीक है, ये सारे लाभ थे हमें किसके द्वारा? बांध के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 नंबर वाले प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या है? इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि राजस्थान में छत वर्षा का दुष्प्रभाव नहीं है बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण जो है वो क्या है? बांध का दुष्प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 4th नंबर, बाढ़ नियंत्रण। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है? तो देखिए जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे, भागीरथी नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए पढ़ें, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? ये भी हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था। तो 96.5% जो भाग है वो कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग लवणीय जल है?
तो देखिए 2.5% जो भाग था वो अलवड़ी था, ये भी हमने पढ़ा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवड़ी जल का स्रोत है। तो देखिए वर्षा भी, सतही जल भी और भौम जल भी, तीनों ही अलवड़ी जल के स्रोत हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी में टिक लगा देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो सलाल बांध जो है ये कहाँ पे बना हुआ है। तो सलाल बांध चेनाब नदी पर बना हुआ है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अपनाई गई। तो देखिए जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण की विधि अपनाई गई वो अपनाई गई थी गुल अथवा कुल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर बांध नदी पर है, तो किस नदी पर, कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो देख चलिए यहीं से जो हमारी क्लास होती है वो फिनिश होती है। यहीं से ये चैप्टर हमारा थोड़ा छोटा था। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर की एंडिंग यहीं पे हो रही है। कल हम अगले अपने चैप्टर पे मिलेंगे। चैप्टर 4 होगा हमारा, ये चैप्टर 3 था। चैप्टर जो छोटा था तो एंड हो गया है जल्दी से। चलिए 4th चैप्टर पे हम कल पढ़ेंगे। 4th चैप्टर को यहीं से हम क्लास को स्टॉप करते हैं।